हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग BHU BCom एंट्रेंस पेपर के पास्ट 4 इयर्स के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दैट इज़ 2015, 16, 17, 18। इन 4 साल के पेपर पे हम लोग इकोनॉमिक्स का आज डिस्कशन करेंगे। हमने क्या बोला, सिर्फ इकोनॉमिक्स, मनी बैंकिंग की बात हम नहीं कर रहे हैं। मनी बैंकिंग हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलो हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। 2015 का ये पेपर है, 2015 के पेपर से। देखो 2015 में हमने पहले भी बताया था जब हमने अकाउंट्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। पहली बात तो अगर आपने अकाउंट्स के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो हमने ऑलरेडी 15, 16, 17, 18 ये 4 ईयर के पेपर पे अकाउंट्स का डिस्कशन कर लिया है। एंड इसके अलावा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का डिस्कशन भी किया हुआ है। उसकी हमने ऑलरेडी क्लास अपलोड की है। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो हम आपको उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। हमने बताया था कि 2015 तक क्या होता था कि पेपर में जब क्वेश्चंस आते थे तो इस तरीके से सब्जेक्ट की हेडिंग लिखी रहती थी, जो कि अब नहीं दी रहेगी। क्लियर? चलो, तो हम लोग आज सिर्फ इकोनॉमिक्स डील करें, मनी बैंकिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। देखो सिंपली अगर वेल्थ डेफिनेशन की बात करें तो वेल्थ डेफिनेशन दी है एडम स्मिथ ने। क्लियर? अच्छा, और अगर हम लोग जेबी से की बात करें और अल्फ्रेड मार्शल की बात करें तो इन्होंने बेसिकली अल्फ्रेड मार्शल की अगर बात करें तो अल्फ्रेड मार्शल ने हमें डेफिनेशन दी है वेलफेयर की, और JBC ने बताया था कि इकोनॉमिक्स एज अ साइंस विच डील्स विथ वेल्थ। इनकी डेफिनेशन क्या थी? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट डील्स विथ वेल्थ। क्लियर? ये भी लर्न कर लो, रीजन बीइंग एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, What is the name of the books written by Alfred Marshall? किसकी बात किया? अल्फ्रेड मार्शल की। अभी हमने बताया कि मार्शल ने बेसिकली कौन सी डेफिनेशन दी है? वेलफेयर डेफिनेशन। इनकी बुक का नाम था थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स और एन इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बट ऑब्वियस प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज थर्ड। नेक्स्ट, ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड while means to satisfy them are ample, scarce, educate और uncertain, but always scarce। हमारी जो वॉन्ट्स है वो हम हमेशा अनलिमिटेड ही रखते हैं, है ना। अगर हमने कूलर परचेज कर दिया तो अब हम सोचेंगे कि चलो कूलर से कौन काम चलाएगा, अब हमें AC चाहिए, क्योंकि हमारी वॉन्ट्स हमेशा अनलिमिटेड है। बट उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज है मार्केट में, जो मीन्स है मार्केट में, उनकी क्या है? कमी है, दैट इज स्केर्स है। क्लियर? और स्केर्सिटी की डेफिनेशन किसने दी थी बेटा? वो डेफिनेशन दी है रॉबिन्स ने। क्लियर? नेक्स्ट, Which one of the following is not correct in respect of economic laws? Economic laws are scientific, ये तो correct है। Economic laws are exact, ये भी correct है। Economic laws are not subject to change. Economic laws are hypothetical, ये भी करेक्ट है। बट ऑब्वियस थर्ड वाला देखो, कह रहा है कि नॉट सब्जेक्ट टू चेंज। इकोनॉमिक लॉज में कभी कुछ चेंज हो ही नहीं सकता। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। हाँ, अगर साइंस की बात करता तब तो हम सोचते भी। यहाँ किसकी बात करें? इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक लॉज तो चेंज होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट, द फर्स्ट and the most important factor determining the demand for a commodity is production, price, distribution, quality। खुद सोचो, जब आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो सबसे पहले आप उसकी प्राइस देखते हो कि वो कितने की है। सबसे पहले उस प्रोडक्ट की डिमांड किससे अफेक्ट होती है? उसके प्राइस से। क्लियर? नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, एज अ प्राइस ऑफ गुड डिक्रीजेस इट्स डिमांड। देखो, लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो हमें पता है कि प्राइस में और डिमांड में किस तरह का रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगा। सिंपली देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो यहाँ कह रहा है कि अगर प्राइस डिक्रीज करेगा तो डिमांड क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, at the point where marginal utility becomes zero, the total utility remains। अब देखो यहाँ पे कह रहा है marginal utility अगर जीरो हो रही है तो total utility क्या होगी? तुम लोग को होपफुली ये ग्राफ याद होगा, जहाँ पे total utility की अगर बात करें तो ये इस तरीके से बनता है, और marginal utility की बात करें तो marginal utility बेसिकली marginal utility ऐसे बनेगा।
तो जहाँ पे ये 0 होगा वहाँ पे टोटल यूटिलिटी क्या होता है, हमेशा अपने मैक्सिमम पे होता है, दैट इज द टोटल यूटिलिटी रिमेन्स मैक्सिमम। क्लियर? नेक्स्ट, अच्छा अगर अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 38 से, तो बेसिकली यहाँ कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया बेटा, मनी एंड बैंकिंग। और मनी बैंकिंग हम आज डील नहीं कर रहे हैं, आज हम सिर्फ इकोनॉमिक्स डील कर रहे हैं। तो 2015 में इकोनॉमिक्स के जितने क्वेश्चंस थे वो हमने डील कर लिए। अब चलेंगे 2016 के पेपर पे। ये हमारा 2016 का क्वेश्चन पेपर है BHU एंट्रेंस का, BHU बीकॉम एंट्रेंस का, ये हमारा 2016 का क्वेश्चन पेपर है। चलो अब इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू, अगर मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो हम हमेशा किसकी बात करते हैं बेटा, एडिशनल। क्लियर? और बेसिकली किसके इक्वल होता है, टोटल यूटिलिटी माइनस एवरेज यूटिलिटी, एडिशन टू टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड एंड टोटल यूटिलिटी प्लस एवरेज यूटिलिटी। बट ऑब्वियस इसका आंसर क्या होगा, एडिशन टू टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में जो एडिशन होता है उसी को तो हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, या हम लोग कह सकते हैं Tn माइनस 1। क्लियर? नेक्स्ट, The second class of water generally gives less utility to a thirsty person. This happen because of, देखो सिंपली यही होता है कि जब हम लोग फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम करते हैं तो हमें मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। और जैसे जैसे कॉन्टिन्यूसली हम बात करते हैं विदाउट एनी गैप, जैसे जैसे हम कॉन्टिन्यूसली नेक्स्ट ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम करते जाते हैं, वाटर से जो हमारा एक सेटिस्फैक्शन लेवल है, जो यूटिलिटी है, वो हमें कम मिलने लगती है। और ये पूरा का पूरा लॉ कहाँ डिफाइन किया गया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। क्लियर? नेक्स्ट, डिमांड कर्व फॉर अ गिवन गुड विल बी हॉरिजेंटल, वर्टिकल, स्लोपिंग डाउनवर्ड टू द राइट, स्लोपिंग अपवर्ड टू द राइट। देखो हमेशा याद रखना, अगर गिवन गुड की बात हो रही है तो बात हो रही है लो क्वालिटी प्रोडक्ट की। जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं हम उनकी बात करते हैं। तो देखो सिंपली यहाँ पे किसी से कंपेयर करके नहीं बताया, यहाँ बोला है कि बस उसका डिमांड कर्व कैसा होगा। तो हमेशा हम मानते हैं कि यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, प्राइस की। और प्राइस का और गिवन गुड का हमेशा कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन। खुद सोचो, ये लो क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो जैसे जैसे इसकी प्राइस बढ़ेगी ना, वैसे वैसे मार्केट में इसकी डिमांड भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें लगेगा कि अच्छा ज़्यादा पे बिक रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी क्वालिटी सुधर गई। क्लियर है मेरा पॉइंट? तो यहाँ सिर्फ डिमांड कर्व पूछा है, तो किससे हम मानेंगे कि ये डिमांड कर्व किस सेंस में पूछा है, डिमांड ऑफ गिवन गुड्स एंड प्राइस ऑफ गिवन गुड्स। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हमारा जो कर्व है वो कैसे बनता है, ऐसे, दैट इज स्लोपिंग अपवर्ड टू द राइट। आंसर हो जाएगा 4। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। नेक्स्ट, अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन हिज बजट लाइन इज, देखो सिंपली ये इसकी बजट लाइन है एंड इस पे वो इक्विलिब्रियम कब होगा, इक्विलिब्रियम सिचुएशन ये है, ये इसकी बजट लाइन है और ये क्या है, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व मतलब एक ऐसा कर्व जिसकी किसी भी पॉइंट पे जो कंज्यूमर है वो इंडिफरेंस होता है, इंडिफरेंट होता है कि वो कोई भी उसमें से पॉइंट सेलेक्ट करे, कोई भी कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करे, उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो इफ इन केस मानते हैं कि ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये कस्टमर अफोर्ड कर सकता है। मान लो इस पे पॉइंट है A, B और C, तो चाहे वो A ले, चाहे वो C कॉम्बिनेशन चूज करे, चाहे वो B कॉम्बिनेशन चूज करे, उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलना है। और B देखो वो अफोर्ड भी कर सकता है, रीजन बिंग कि उसके बजट लाइन पे है। तो सिंपली आंसर हो जाएगा टैंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, जहां उसकी बजट लाइन कैसे हो, टैंजेंट हो टू द इंडिफरेंस कर्व। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर एन इंफीरियर गुड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, अगेन इंफीरियर गुड मतलब बेसिकली होता है लो क्वालिटी प्रोडक्ट। अच्छा, अगर हम बात करें इंफीरियर गुड की और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो भाई जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट है, खुद सोचो कि अगर आप कम अर्न कर रहे हो, आपकी इनकम कम है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि वो जो चावल मार्केट में खुला बिकता है वो आप खाओगे। बट जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आप क्या करोगे, बासमती की तरफ शिफ्ट होते जाओगे। यही करते हैं ना हम लोग, कि हम लोग की अगर इनकम बढ़ती है तो हम लोग लो क्वालिटी प्रोडक्ट छोड़ के हम लोग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो सिंपली इनकम और इंफीरियर गुड का कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा कि नहीं। देखो लेट्स से ये इनकम है और ये इंफीरियर गुड्स है, तो पहले इनकम इतनी थी, इंफीरियर गुड्स हम इतना खाते थे। जैसे इनकम बढ़ेगी हम क्या करेंगे, इंफीरियर गुड्स का कंजम्पशन कम कर देंगे। तो इसका मतलब सिंपली क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर?
नेक्स्ट, एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन, देखो एपी तब मैक्सिमम होता है जब एपी इज इक्वल टू एमपी होता है, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एपी, मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एपी, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एपी और मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव। बट ऑब्वियस जब एमपी एपी के बराबर होगा उस केस में एमपी क्या होगा, अपने मैक्सिमम पे होगा और उसके बाद वो फॉल करना शुरू करता है। क्लियर? नेक्स्ट, विथ राइज इन आउटपुट विच कॉस्ट इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली। देखो सिंपली कह रहा है कि अगर वॉल्यूम दैट इज आउटपुट इंक्रीज होगा तो कौन सा ऐसा कॉस्ट है जो बढ़ेगा। बट ऑब्वियस खुद सोचो, रॉ मटेरियल बढ़ेगा, लेबर कॉस्ट बढ़ेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बढ़ेगा, यही ना, मतलब वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा है। अगर हम एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट की बात करें तो नहीं, फिक्स कॉस्ट तो कभी बढ़ता ही नहीं है। जैसे इफ इन केस मान लो मेरी अपनी कोचिंग सेंटर है और हम उसका रेंट पे कर रहे हैं 10,000, तो चाहे एक स्टूडेंट आए चाहे 100 स्टूडेंट आए, ये रेंट तो मेरा फिक्स है। क्या ये रेंट मेरा बढ़ने वाला है स्टूडेंट वाइज? नहीं, ये फिक्स कॉस्ट है। और अगर 0 स्टूडेंट्स है ना तो भी हमें इतना रेंट पे करना पड़ेगा, तो ये फिक्स कॉस्ट है। बट अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, जैसे मान लो जेरोक्स कराना या फिर कह लो इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये कॉस्ट तब बढ़ेगा जब मतलब जितने स्टूडेंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग ये इंक्रीज होता जाएगा, तो ये किस तरह का कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज नॉट यू शेप्ड, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट। बट ऑब्वियस एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, क्योंकि अगर हम लोग फिक्स कॉस्ट की बात करें, है ना, तो जो फिक्स कॉस्ट है बेसिकली इस तरीके से बनता है हमारा फिक्स कॉस्ट कर्व, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमने क्या बोला कि वो कभी भी वॉल्यूम पे या आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? और अगर हम लोग बात करें एवरेज फिक्स कॉस्ट की, तो ये किसके बराबर होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसी के बराबर होता है ना। तो फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट की अगर बात करें तो वो इस तरीके से बनता है, ये है एवरेज फिक्स कॉस्ट, कि वो आपका डिक्रीज करता जाएगा बट कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर? तो ये यू शेप नहीं होगा। बट अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, एवरेज टोटल कॉस्ट की बात करें या मार्जिनल कॉस्ट की बात करें, तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं, यू शेप में। क्लियर? नेक्स्ट, द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म अंडर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट विल बी, अगर हम डिमांड कर्व की बात करें कहाँ, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, जहाँ पे हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं कि सारे के सारे फर्म क्या होते हैं, प्राइस टेकर, ना कि प्राइस मेकर। और हर एक शॉपकीपर मान लेते हैं क्या बेच रहा होगा, कोलगेट सेल कर रहा होगा। तो हम ऐसे मार्केट की बात करते हैं जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट होमोजीनियस है, सेम प्रोडक्ट की बात हो रही है कि सब लोग वही प्रोडक्ट सेल कर रहा है। वहाँ पे क्या होता है ना कि मार्केट में सारे के सारे फर्म्स जो हैं वो प्राइस टेकर होते हैं। तो उस केस में जो हमारा डिमांड कर्व है वो कैसे बनता है, पैरेलल टू एक्स एक्सेस, पैरेलल टू एक्स एक्सेस, ये एक्स एक्सेस है ना, तो इसके पैरेलल बनेगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे ये बोला जाता है कि प्राइस तो फिक्स है। अब जैसे कोलगेट है, हर कोई 60 पे बेचेगा, बस ये चीज़ है कि आपको ये देखना होता है कि कितनी क्वांटिटी आप सेल कर सकते हो। तो क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है पर प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, दैट इज ईडी इज इक्वल टू इन्फिनाइट। क्लियर? तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, द डिमांड कर्व विल बी हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल किसको, हॉरिजॉन्टल टू वाई एक्स एक्सेस, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सेस। क्लियर? नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिंग कॉस्ट वॉज प्रोपाउंडेड बाय, सिंपली सेलिंग कॉस्ट की बात कर रहा है एडवर्ड चैम्बरलेन। नेक्स्ट, ऑर्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटीज रिक्वायर्ड इन, देखो अगर ऑर्डिनल की बात करें तो ऑर्डिनल मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप यूटिलिटी को, सेटिस्फैक्शन को काउंट नहीं कर सकते। क्लियर है? दो कॉन्सेप्ट था, एक था कार्डिनल और एक था ऑर्डिनल। कार्डिनल में बेसिकली हम लोग चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूनिट में मेजर कर सकते हैं। बट ऑर्डिनल में ये चीज़ नहीं थी। ऑर्डिनल में ये बताया था कि जो आपकी यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन है, आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। क्लियर है? तो कार्डिनल बेसिकली डिफाइन किया गया था किससे, बाय मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, एंड अगर ऑर्डिनल की बात करें तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। क्लियर? नेक्स्ट, अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन अ सेलर गेन्स अबनॉर्मल प्रॉफिट व्हेन, अगर अब नॉर्मल प्रॉफिट की बात हो रही है तो बट ऑब्वियस एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट होगा। क्लियर? ये किसको प्रेजेंट करता है, नॉर्मल प्रॉफिट को। ये किसको प्रेजेंट करता है, लॉसेस को।
और ये है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर? नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मार्शल द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाइज ऑन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की अगर हम बात करें तो ये एग्रीकल्चर पे कंप्लीटली अप्लाई करता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन। देखो अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो बट ऑब्वियसली इफेक्टिव डिमांड पे ही डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आपके प्रोडक्ट की डिमांड होगी आप उतने ज़्यादा लोगों को रखोगे, एम्प्लॉयमेंट दोगे बेसिकली उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो इसका आंसर होगा 3, इफेक्टिव डिमांड। नेक्स्ट, on which date the real budget for 2016-17 was presented in parliament। ये लर्न करना है 25 फरवरी 2016। क्लियर? ये सारे क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक्स के थे 2016 के पेपर पे। अब हम लोग चलेंगे 2017 के डिस्कशन पे। अब हम लोग 2017 के पेपर में कवरेज कर रहे हैं। बेसिकली इसमें भी इकोनॉमिक्स एंड मनी बैंकिंग मिला करके दिया है और हम सिर्फ इकोनॉमिक्स के पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं। मनी बैंकिंग हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स इज नॉट यू शेप्ड। अभी बताया एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो मनी बैंकिंग का है। नेक्स्ट, ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज रिक्वायर्ड इन। अभी बताया इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। नेक्स्ट, प्राइस कंजम्पशन कर्व ऑफ अ नॉर्मल कमोडिटी इज। हम लोग को पता है अगर हम लोग प्राइस कंजम्पशन कर्व की बात करें नॉर्मल कमोडिटी की तो प्राइस में और डिमांड में हमेशा किस तरह का रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है एंड ये नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, दैट इज 3, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है ना। नेक्स्ट, विच फॉर्म ऑफ मोनोपोली रेगुलेशन इज मोस्ट एडवांटेजेस फॉर द कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए सबसे ज़्यादा एडवांटेज क्या है मोनोपोली रेगुलेशन में? प्राइस कंट्रोल, लमसम टैक्स, पर यूनिट टैक्स और बोथ 2 and 3। बट ऑब्वियस प्राइस कंट्रोल, क्योंकि मोनोपोली में सबको पता है कि जो सेलर है वो किस तरह का सेलर होता है? सिंगल सेलर, और उसके हाथ में सब कुछ है, वो ही प्राइस फिक्स करता है। वो चाहे तो एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कस्टमर से अलग अलग भी चार्ज कर सकता है, जिसको हम लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो अब ये एडवांटेजेस क्यों है? क्योंकि सिंपली अगर आपको प्रोडक्ट लो प्राइस पे मिलेगा तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है ना। तो मोनोपोली रेगुलेशन में क्या होता है कि प्रोडक्ट की प्राइस हमेशा हाई रखी जाती है और यही एडवांटेज होता है कंज्यूमर्स के लिए। क्लियर? कि प्रॉपर तरीके से वहाँ प्राइस कंट्रोल होता है। नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन इज नोन एज। अगर हम लोग कंजम्पशन फंक्शन की बात करें तो सिंपली देखो, जब जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, हम सबको पता है कि हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, है ना। अगर हम 10 रुपये कमा रहे हैं तो नो डाउट हो सकता है हम 4 रुपये का कंजम्पशन करें, पर अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो हम 40 रुपये का कंजम्पशन करेंगे। मतलब कुछ ना कुछ खरीद करके खुद कंज्यूम करना। तो बेसिकली जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ता है। और कंजम्पशन कितना बढ़ता है? जितना इनकम बढ़ा है उसका MPC टाइम्स, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो जो स्लोप है ना कंजम्पशन फंक्शन का, उसको हम लोग MPC दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम अज्यूम्स। ये तो सिंपल है। अगर क्लासिकल थ्योरी की बात करें तो ये हमेशा मानता है कि मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। अब देखो बैंक रेट आ गया तो बेसिकली हम लोग कहाँ पे आ गए? फिर से मनी बैंकिंग पे। मनी बैंकिंग अभी हम डील नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, इफ रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन इट्स प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड रिमेन्स अनचेंज्ड देन द डिमांड कर्व विल बी। देखो क्या बताया है, इफ रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन इट्स प्राइस, कि प्राइस में भले कितना भी चेंज हो बट जो क्वांटिटी डिमांडेड है गुड की रिमेन्स अनचेंज्ड देन द डिमांड कर्व विल बी। डिमांड कर्व क्या होगा? 0 होगा कि नहीं? दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, और कह सकते हैं वर्टिकल। बेसिकली अगर हम लोग बात करें जहाँ पे हमने बोला ED इज इक्वल टू 0, तो इसका सिंपल एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सॉल्ट। अब देखो अगर सॉल्ट की बात करें तो हम सबको पता है कि सॉल्ट अगर आपको कम प्राइस में मिलेगा तो भी आप एक ही पैकेट खरीदोगे, बट अगर उसकी प्राइस बढ़ जाए या घट जाए तो भी आप एक ही पैकेट खरीदने वाले हो। ऐसा नहीं कि प्राइस घटेगी तो आप ढेर सारा पैकेट खरीद के ले आओगे। रीज़न बीइंग हमें पता है कि सॉल्ट की बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है और आप एक्सेस सॉल्ट कंज्यूम भी नहीं कर सकते। क्लियर? वैसे एग्जाम्पल हो गया बटन का,
ऑयल का, ये सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे आपकी प्राइस बढ़े या घटे बट आपकी डिमांड को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर? नेक्स्ट, बस इतने ही क्वेश्चंस थे यहाँ पे भी। इकोनॉमिक्स के 2017 के पेपर में इतने ही क्वेश्चंस थे। अब हम लोग चलेंगे 2018 के पेपर पे। अब देखो 2018 इकोनॉमिक्स के पेपर का डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज नॉट करेक्ट। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट की बात हो रही है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी, ये तो होता ही है, ईडी इज इक्वल टू इन्फिनाइट। क्या प्राइस फिक्स है, प्राइस आपका फिक्स है, उसी पे डिमांड बढ़ेगी घटेगी। ए आर इज इक्वल टू एम आर, ये भी सही है क्योंकि यहाँ पे ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू प्राइस होता है। बायर्स हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, ये भी करेक्ट है क्योंकि प्रॉपर नॉलेज उनको होती है, क्योंकि सबको एक ही प्रोडक्ट के बारे में जानना है ना, कोलगेट के बारे में। बट फर्म्स अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, नहीं, शॉर्ट रन में तो फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न करती है, नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न करती है और लॉसेस भी अर्न करती है। बट अगर हम बात कर रहे हैं लॉन्ग रन में, तो लॉन्ग रन में किसी भी फर्म को सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट, ना कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर? तो क्या करेक्ट नहीं है, फोर्थ करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो टोटल यूटिलिटी इज एट अ मैक्सिमम विद द फर्स्ट यूनिट, ऐसा नहीं होता, वो हर यूनिट के साथ बढ़ता है। इंक्रीजिंग यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन इंक्रीज द मार्जिनल यूटिलिटी, कह रहा है कि जैसे जैसे आपकी कंजम्पशन की यूनिट्स बढ़ेगी वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी भी बढ़ेगी। मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट फिर डिक्रीज भी होती है, कांस्टेंट भी होती है और फिर नेगेटिव भी जाती है। क्लियर है? तो ये भी करेक्ट नहीं है। टोटल यूटिलिटी विल राइज एट अ फॉलिंग रेट एज मोर यूनिट्स आर कंज्यूम्ड, जैसे जैसे हम ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करेंगे टोटल यूटिलिटी राइज करेगी पर फॉलिंग रेट से, ये हो सकता है। एंड मार्जिनल प्रोडक्ट विल फॉल एज मोर यूनिट्स आर कंज्यूम्ड, ये भी नहीं है। जैसे जैसे आप कंज्यूम करोगे, भाई पहले हमने बोला कि इंक्रीज भी होती है, फिर डिक्रीज भी होती है, फिर कांस्टेंट दैट इज जीरो भी होती है, फिर नेगेटिव भी होती है। तो आंसर हो जाएगा 3, थर्ड विल बी आंसर, टोटल यूटिलिटी विल राइज एट अ फॉलिंग रेट एज मोर यूनिट्स आर कंज्यूम्ड। क्लियर? नेक्स्ट, द लॉ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज अदरवाइज कॉल्ड एज बट ऑफ लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन, और एक इसका क्या नाम है, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। दोनों नाम याद कर लो, कोई भी नाम एग्जाम में पूछ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अ फर्म इवन आफ्टर इनकरिंग लॉसेस कंटिन्यूज इट्स प्रोडक्शन टिल, देखो हम प्रोडक्शन तभी तक बनाएंगे जब तक हमारा वेरिएबल कॉस्ट रिकवर होता रहे। अगर हमारा वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है, फिर भले हम लॉस में क्यों ना है, हम प्रोडक्शन करेंगे। तो प्राइस इज इक्वल टू ए सी, प्राइस इज इक्वल टू ए एफ सी, प्राइस इज इक्वल टू ए वी सी और प्राइस इज इक्वल टू टी सी। बट ऑफिस प्राइस इज इक्वल टू ए वी सी, दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जब तक हम रिकवर कर रहे हैं तब तक तो हम प्रोडक्शन करते हैं, बट जैसे ही हम वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर ना कर पाएँ तो हम प्रोडक्शन रोक देते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ओलिगोपोली, नॉट पूछा है। स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स, ये तो होते हैं। एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ फर्म, ये नहीं होता क्योंकि यहाँ पे फर्म्स क्या होती हैं, इंटरडिपेंडेंस होती है, मतलब इंटरडिपेंडेंसी होती है। इंटरडिपेंडेंट जो भी फर्म्स होती हैं वो डिसीजन के लिए आपस पे डिपेंड करती हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ फर्म फॉर्मिंग कार्टल, कार्टल भी बनाया जाता है जहाँ पे बेसिकली एक ग्रुप बना लिया जाता है और वहाँ ये डिसाइड कर लिया जाता है कि हम इतनी ही यूनिट्स मैक्सिमम बेचेंगे, इतनी ही प्राइस पे बेचेंगे। तो बट ऑब्वियस टू एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ फर्म्स। नेक्स्ट, अंडर किंग डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ओलिगोपोली, किंग डिमांड कर्व इस तरीके से बनता है ना, मतलब जैसे अगर मान लो ये है तो ये टूटा हुआ बनेगा। ठीक है, प्राइस वंस फिक्स्ड इज रिजिड, मोस्ट ऑफ द टाइम रिजिड ही होता है। आप उसको अगर चेंज करते हो कर सकते हो, बट अगर चेंज करोगे तो नो डाउट फिर आपको प्रॉब्लम होनी है मार्केट में रहने के लिए, क्योंकि अगर आप इंक्रीज करोगे तो बाकी लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे बल्कि आपके कस्टमर उधर शिफ्ट हो जाएंगे। एंड अगर आप डिक्रीज करोगे तो कुछ दिन के लिए तो कस्टमर सारे आपके पास शिफ्ट हो जाएंगे, पर बाकी सारे के सारे कॉम्पिटिटर्स दूसरे ही दिन प्राइस अपनी डिक्रीज कर देंगे, तो कहीं ना कहीं सबको लॉस बेयर करना पड़ेगा। इलास्टिसिटी ऑफ अपर एंड लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व डिफर्स, ये और ये इन दोनों की जो इलास्टिसिटी है बट ऑब्वियस वो क्या होगी, अलग अलग होगी। गैप बिटवीन द एमआर कर्व डिपेंड्स ऑन डिफरेंस ऑन इलास्टिसिटीज ऑफ द अपर एंड लोअर पोर्शन, अलग अलग पोर्शन के बेसिस पे ही डिपेंड करेगा, बट ऑब्वियस ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट,
इफ़ द प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस देन, देखो अगर गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो बट ऑब्वियस डिमांड गुड्स की डिक्रीज होगी, ये तो आंसर होगा ही। एंड अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कैसा रिलेशन होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन, कि अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी तो दूसरे की डिमांड घट जाएगी, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है अगर प्राइस इंक्रीज हुई, लेट्स से प्राइस इंक्रीज हो रही है इंक की, तो क्या डिमांड पेन की इंक्रीज होगी जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, नहीं, तो ये गलत है। और डिमांड फॉर सब्सटीट्यूट गुड्स विल इंक्रीज, अगर मान लो टी कॉफ़ी की बात कर रहे हैं तो अगर यहाँ पे मान लो कि टी की प्राइस इंक्रीज हुई तो जो सब्सटीट्यूट गुड्स है कॉफ़ी, बट ऑब्वियस उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ सेकेंड एंड थर्ड। क्लियर। नेक्स्ट, एन इंडिविजुअल डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट बिकॉज ऑफ द, बट ऑब्वियस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से भी है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी, इनकम इफेक्ट की वजह से भी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, which of the following is a characteristics of pure monopoly? Low price elasticity of demand, low barriers of entry, close substitute products, perfect information। देखो लो बैरियर्स ऑफ एंट्री तो होती नहीं है, बहुत हाई बैरियर्स होती है, मतलब कोई भी एंट्री नहीं कर सकता। क्लोज सब्सटीट्यूट्स, यहाँ पे सब्सटीट्यूट्स ही नहीं होते प्रोडक्ट के। अब ये देखना है लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर हम बात करें लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है ना कि हमें पता है कि अगर जो मोनोपोलिस्ट है अगर वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा रखेगा तो लोग कम डिमांड करेंगे, और अगर वो ज़्यादा बेचना चाहता है, वो ज़्यादा डिमांड चाहता है, तो उसको क्या करना होगा, अपना प्राइस डिक्रीज़ करना होगा। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इलास्टिक भी होती है, इनइलास्टिक भी होती है। तो आंसर होगा परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जितने भी कस्टमर्स होते हैं उनको प्रॉपर उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट, इन प्योर मोनोपोली व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द मार्जिनल रेवेन्यू। अगर हम मोनोपोली की बात करें तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है, ये ए आर है, ये एम आर है। एम आर हमेशा क्या होता है, ए आर से कम होता है, और ए आर यहाँ पे किसके बराबर होता है, प्राइस के। तो सबसे पहले तो हमने बोला कि एम आर लेस होगा किससे, ए आर से, तो एम आर बट ऑब्वियस लेस होगा किससे, प्राइस से, है कि नहीं। तो प्राइस इज ग्रेटर देन एम आर, प्राइस इज लेस देन एम आर, देयर इज नो रिलेशन, दे आर इक्वल, बट ऑब्वियस प्राइस इज ग्रेटर देन एम आर। नेक्स्ट, एज पर द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, अगर इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की बात किया तो हम दो प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो बट ऑब्वियस इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई, दैट इज 1। ठीक है। नेक्स्ट, इफ मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, ये हम पहले भी बता चुके हैं कि देखो कह रहा है अगर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है तो उस केस में टी आर का कर्व कहाँ होगा, अपने मैक्सिमम पे, और उसके बाद वो फॉल होना शुरू हो जाता है। तो टी आर इज मैक्सिमम, सॉरी टी यू इज मैक्सिमम, एंड एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन विल डिक्रीज टोटल यूटिलिटी, एंड एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन विल इंक्रीज टोटल यूटिलिटी, बोथ ए एंड बी, बट ऑब्वियस बोथ 1 and 2, क्योंकि एक तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी किस पे होगा बेटा, मैक्सिमम पे होगा, कब, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो पे होगा, और उसके बाद जो टोटल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू नेशनल इनकम वाइल कैलकुलेटिंग पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त क्या ऐड करते हैं, बट ऑब्वियस ट्रांसफर पेमेंट टू इंडिविजुअल। एंड अगर बाकी की बात करें, सोशल सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट टैक्सेस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो ये सब क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, ऐड करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट अबाउट जीडीपी इज करेक्ट, जीएनपी माइनस नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू जीडीपी, ये करेक्ट है। नॉमिनल जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइस, ये भी करेक्ट है। जीडीपी इज इक्वल टू वेज प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ना, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, द बैलेंस ऑफ ट्रेड रिफर्स टू, अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो सिंपल क्या, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, इनकम रिसीट माइनस इनकम पेमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट, the balance of unilateral transfer, merchandise export plus service export minus the sum of merchandise and service import, merchandise exports minus merchandise imports ना। अगर हम लोग बात करें बैलेंस ऑफ ट्रेड की तो नो डाउट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होगा, पर एक्सपोर्ट किस तरह का, मर्केंडाइज भी और सर्विस भी। सेम अगर हम लोग इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट कुछ भी हो रहा हो, चाहे वो मर्केंडाइज हो मतलब कोई गुड्स हो, चाहे वो सर्विस हो, हम दोनों को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, तो आंसर हो जाएगा 3। क्लियर। बस अगर देखेंगे तो इकोनॉमिक्स से सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म हो गए चारों साल के, दैट इज़ 2015, 16, 17, 18, ये 4 ईयर के पेपर हमने अभी डिस्कस किए हैं इकोनॉमिक्स के। इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथ्स का एंड मनी बैंकिंग का। बाकी सारे सब्जेक्ट्स बेटा अगर आप लोग देखोगे तो प्योरली वो थ्योरी है, वो आप अपने से सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर।
2019 का फुल पेपर हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।